गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 जो चैप्टर द्विघात समीकरण। देखो आपके पास क्या है कि जब जो कोरोना काल हुआ था उसमें आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू में आने लग गए थे। अब की बार अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर 10 तक आपके पास ब्लूप्रिंट आ जाएगी, तो वो ब्लूप्रिंट भी मैं समझाऊंगा आपको कि उस ब्लूप्रिंट में कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के कौन से चैप्टर में से आएंगे, 6 नंबर के कौन से चैप्टर में आएंगे। अभी वो ब्लूप्रिंट नहीं आई है। ब्लूप्रिंट आते ही मैं आपको एक दिन आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का, इस चैप्टर में से इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक हम क्या करते हैं कि आपके पास जो द्विघात समीकरण है, देखो आपके पास क्या क्या एक्सरसाइज सीधा पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन इसमें पिछला जो कोरोना काल था उसके बाद में जो एमसीक्यू आने लगे थे उनमें ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ कि आपके पास इसमें से एक सीधा क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो द्विघात समीकरण की अगर मैं बात करूं सीधे शब्दों में, तो आपके पास द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो मैं एक चीज बताता हूं कि आपके पास द्विघात समीकरण जो है, द्वि का मतलब क्या होता है बेटा, दो। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। जिस बहुपद में आपके पास अधिकतम कितनी घात हो, 2 घात हो, वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2। अब एक चीज आती है कि अधिकतम घात 2 होंगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और भी लगती है कि जब उसकी अक्ष की घात, जो भी आपके पास अल्फाबेट है, जो वर्णमाला है, उसमें आपके पास क्या है कि पहले अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, फिर कितनी हो, 1 हो, फिर कितनी हो, नए भी हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण के आपके पास जो मानक द्विघात समीकरण का सूत्र है ना, वो समीकरण, सॉरी सूत्र नहीं, समीकरण। तो मानक द्विघात समीकरण का, मानक द्विघात समीकरण कौन सी होती है। मानक द्विघात समीकरण जो होती है वो आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया कि द्विघात पद वो होते हैं, द्विघात बहुपद वो होते हैं जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। देखो अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ये चीज आपके क्लियर होगी कि अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। फिर मैंने क्या कहा कि अवरोही क्रम में होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, घटते हुए जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, घटते हुए घात गानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अक्ष की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास तो ये मानक द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है साथ में, आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कभी भी a का मान है ना, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब सर अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो मेरी समीकरण पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैंने ये चीज बताई कि आपकी समीकरण तभी तक द्विघात समीकरण है जब उसमें अक्ष स्क्वायर का पद हो, यानी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। अगर आप a की वैल्यू 0 रख देते हो, a की वैल्यू क्या पुट कर देते हो, 0 पुट कर देते हो, इसका मतलब आपके पास क्या नहीं है, अक्ष स्क्वायर ही नहीं है। और जहां पे एक अक्ष स्क्वायर नहीं है वो कभी भी क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यानी जिसमें घात अधिकतम कितनी नहीं है, 2 नहीं है, तो वो क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब मेरे पास एक चीज और आती है कि क्या सर ये जरूरी है कि bx और प्लस c होना ही द्विघात समीकरण कहलाती है। नहीं, इसकी भी 3 फॉर्म होती है। देखो 3 तरह से होता है कि आपके पास एक तो ये हो गया कंप्लीट, एक आपके पास आ जाए ax² प्लस का bx इक्वल टू 0, ax² प्लस का bx इक्वल टू 0, ये भी आपकी क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। अगर दूसरा मैं इसका तीसरा रूप देखूं तो ax² प्लस का c इक्वल टू 0, यानी आपके पास अगर अक्ष का गुणांक न हो, अक्ष का क्या नहीं हो, गुणांक ही न हो, तो आपके पास क्या हो, अचर पद हो। c हमेशा क्या होता है यहाँ पे, अचर पद। क्या कहलाएगा, अचर पद। अचर पद बेटा क्या होता है, अचर पद वो होता है जो आपके पास उसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, यानी उसका पद का मान क्या हो, फिक्स हो, कहीं पर भी क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो सकता। यानी आपके पास मैंने अगर मान लो लिख दूं कि मैं अचर पद 3 है, अब देखो 3 को आप क्या चेंज करोगे, 3 तो 3 ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो a क्या होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक,
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी, बी क्या होता है, अक्ष का गुणांक, बी क्या होता है, अक्ष का गुणांक। ये आपने अपने चैप्टर पहले में पढ़ा होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये चीजें थी हमारे पास। सी आपका क्या हो गया, अचर पद हो गया, सी क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो फिर एक वही बात थोड़ा सा रिपीट मारते हैं कि मानक द्विघात समीकरण कौन सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। अगर कहीं पर ऑप्शन में आपको साथ में ये लिखा हो और एक ये अकेला लिखा हो तो सही ये माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। दूसरी चीज ये है कि आपको चैप्टर के इसी चैनल के ऊपर आप लाइक कमेंट कर दो कि सर मेरे को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको, क्योंकि सब बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो जैसे जैसे एग्जाम आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सरसाइज। और अगर बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, तो विज्ञान में आपकी मैम है, वो भी आप जो चैप्टर बोलोगे, जो टॉपिक बोलोगे, वो ही पहले एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी है। बात तो समझ में आ गई। दूसरा एक मुहिम और चलाई गई है कि जिसके अंदर मैथ के आपके पास 5 और सुबह 6 बजे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5 और 6 बजे आपके पास 100% 2 क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास के। अगर कोई 12th क्लास में है तो 12th क्लास वालों के लिए भी अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका मैं टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि शाम को शायद 8 बजे या 10 बजे के आसपास रखूंगा। 4 बजे 6 बजे भी आएंगी, रात को 8 बजे 10 बजे भी आएंगी, और तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम क्या नहीं कर लेते, मार्च में एग्जाम, फरवरी में एग्जाम नहीं दे लेते। जो सीबीएसई बोर्ड में वो सीबीएसई के, आरबीएसई में है वो आरबीएसई बोर्ड के। जब तक आपका मैथ का और साइंस के पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम अदर सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आप चैनल को क्या कि आप सपोर्ट करके 1000 तक पहुंचाइए, हम आप जितना जल्दी करोगे उससे दोगुनी मेहनत करके देंगे आपको। ठीक है, तो अब देखो आपके पास वो चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, जिसने पढ़ लिया हो वो अपने रिवीजन के लिए उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। उसका ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा आपको। तो आप अब रेडी हो जाइए। अब 1 या 2 दिन के अंदर ये सारा सिस्टम सेट हो रहा है, तब तक आपके पास सुबह 5 बजे, इसके चक्कर में आपको ये रहेगा कि मेरे को सुबह वाले क्वेश्चन निकालने हैं, तो आप अब जल्दी उठना चालू कीजिए, क्योंकि 5 बजे करेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, 6 बजे करेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लीजिए। और आपके साथ में जो भी बच्चे हैं उनको भी बताइए, क्योंकि हमारे अच्छे नंबर तभी बनेंगे जब हम किसी दूसरे का भी भला करेंगे। ठीक है, तो सब अपने साथ वालों को बताइए, अपने कोई भी है कि भाई इस चैनल पे ये चीजें हैं, तो हमेशा आपके पास 10th और 12th के क्वेश्चन, साइंस और मैथ दोनों के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। टॉपिक सॉल्यूशन होगा आपके पास, जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स में वो भी करवाए जाएंगे। मतलब आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा उसमें, जो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट से बेस्ट रहे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुबह 5 बजे और 6 बजे, अभी तो एक्सरसाइज के चल रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये चीज मैं सोच रहा हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। क्वेश्चंस में भी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी भी गुणनखंड करना पड़े तो आप क्या करोगे। अब देखो गुणनखंड की अगर बात ही आ गई तो गुणनखंड में तो क्या कि मेरे को भाई सर ये तो गुणनखंड तो बहुत हार्ड होते हैं, वो है हार्ड कुछ नहीं होता बेटा। हार्ड आपको पढ़ाने वाले ने सही नहीं पढ़ाया, वरना हार्ड क्या है। देखो आपको क्या कहा है, गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल याद कीजिए। अब अगर मूल याद करने तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनको समझाता जाऊंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। देखो पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन मेरे को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है, इसके मेरे को क्या करना है, गुणनखंड करना है। साथ साथ में आप सीख लो 4.2 में मैं आपको कंप्लीट जब तक ये कराऊंगा तब तक आपको गुणनखंड सिखा दूंगा, कितना भी बड़ा गुणनखंड हो। ये तो छोटे छोटे हैं, जब इसमें आपके क्वेश्चन 3 या 4 का क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़े बड़े आएंगे तो मैं उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी गुणनखंड करना हो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है, राइट।
अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाह्य पदों को गुणा करूंगा। किसको करूंगा? बाह्य पदों को। तो बाह्य पदों का अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास आएगा 10 अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर भूल जाओ, अक्स स्क्वायर क्या करो आप भूल जाओ। आप जो भी गुणनखंड करो उनके साथ अक्स अक्स लगा ही देना परमानेंट, जब भी गुणनखंड की बात आए तो पक्का लगा देना। अब यहाँ पे देखो, आप ये देखो कि ये टिप किसके गुण पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। 2 पंजो 10, यानी आपके पास क्या हो गया? 2 हो गया और क्या आ गया? 5 आ गया। गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गया और 5 आ गया। यानी बाह्य गुणों पदों को क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले इनको गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये देखना है कि ये जो नंबर आया, जो संख्या आई है, वो किसके पाड़े में आती है, और आपको स्टार्ट 2 से स्टार्ट हो जाना है। अगर बड़े गुणनखंड आएंगे तो उनकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये किस नंबर के बीच में आया है, इसका गुणनखंड क्या होगा। देखो 2 और क्या हो गया? 5 हो गया। अब बात ये आती है, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि आपके पास यहां पे जो भी बड़ा डिजिट हो, एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, अगर मान लो दोनों सेम आ जाते हैं तो आप किसी को भी चिन्ह लगा देना, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास अलग अलग आए तो देखो यहाँ पे किसका चिन्ह है? माइनस का। ये जो चिन्ह चाहे प्लस का हो, यहाँ पे चाहे प्लस का हो, चाहे किसका हो, माइनस का हो, वो चिन्ह उसके आगे लगाना है जो बड़ी संख्या है। किसके आगे लगाना है? बड़ी संख्या के। तो मैंने लगा दिया माइनस का 5। अब देखो माइनस के 5 और ये प्लस के 2, भाई इसके आगे किसका लगेगा? अब प्लस का ही लगेगा, क्योंकि मेरे को कितना चाहिए? -3, यानी माइनस का 5 और मैंने लिख दिया 2। अब मेरे समझ में ये अक्स पक्का लगाना बेटा, इनके साथ जो गुणनखंड हो जाए अक्स लगा ही देना, अपने आप सही हो जाएगा। आपको तो संख्या पे ध्यान देना है। तो देखो माइनस का 5 अक्स हो गया। यहाँ पे किसका चिन्ह लगाऊं मैं कि मेरे पास ये आ जाए? तो देखो मेरे पास किसका है? माइनस का 5 है। किसका है? माइनस का 5 है। मेरे को किसका चाहिए? माइनस। तो मैं क्या करूंगा? इसको जोड़ दूंगा। -5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो किसके बचेंगे? -3। यही आपका गुणनखंड है। यहां पे करते हैं अक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। इन दोनों में से 2 के जोड़े बनाओ। भाई भगवान भी तो कितने के जोड़े बनाता है? 2 के जोड़े बनाता है। आप भी कितने के जोड़े बनाओ? 2 के बनाओ। इतनी टेंशन मतलब है, ठीक है? जोड़ा बाद में बनाएंगे जब पढ़ाई करोगे। अक्स स्क्वायर सीरियस मोड में आ जाते हो छोटी सी बात पे। देखो अक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इन दोनों में से पहले पद में से ये देखो कि कॉमन क्या आएगा, उभयनिष्ठ क्या आता है। देखो दोनों में कौन है? x है, तो मैंने x क्या लिया? कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचा? x माइनस 5। अब यहां पे देखो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपके पास यहां पे कितना, पहले वाला बड़ा सिंपल होता है, इसी में दिक्कत आती है कि इसमें मैं कॉमन क्या लूं। तो देखो इसमें कॉमन लेना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अक्स, यानी यहाँ पे क्या अकेला रहना चाहिए? अक्स। तो अक्स के साथ में कौन है? 2, तो यही मैं कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या आ गया? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो प्लस का साइन है, ये गुणा में है, तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 5। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x माइनस 5। x माइनस 5 दोनों में से बाहर आ गया तो कौन बचा? x प्लस 2, यानी मेरे पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x, अब दोनों को 0 के इक्वल लिख दो। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x बराबर 5, दूसरा आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। क्या पूछा है? द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, मूल क्या क्या हो जाएंगे बेटा? एक तो 5 हो जाएगा और 5, और ये किसका? माइनस का, तो -2 होंगे। ये ऐसे करना है बेटा पूरा एग्जाम में, ये लाइन आपको पक्का लिखना है। कोई भी आपको टीचर बताए नहीं बताए, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करके ये पूरी लाइन लिखनी है। अगर ये लाइन भी आप नहीं लिखोगे, यहाँ तक सोल्व कराओगे, तो आधा नंबर या 1 नंबर एग्जामिनर आराम से काट सकता है, और उसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उसने सेकंड पार्ट, आराम से समझो। और आपको अगर मान लो किसी भी चैप्टर में या के चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में या पूरे चैप्टर में दिक्कत हो, मेरे को कमेंट्स में लिख दो। आपको किसी को कुछ ही बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को मेरे कमेंट्स में लिख दो। कमेंट्स में शाम को 100% देखूंगा, किसी काम से गया होगा तो दूसरे दिन देखूंगा, लेकिन शाम को मैं 100% कमेंट्स पढ़ता हूं सभी बच्चों की, तो आपका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करके उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइए मेरे को, और आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे पढ़ाए हुए में तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में आंसर भी दे दूंगा। देखो आपके पास क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको बाह्य पदों को गुणा करना है। आज गुणनखंड सीख लो साथ में। तो बाह्य पदों को गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये -12x², माइनस का 12x²। अब एक चीज बताओ कि देखो आपके पास क्या है, मैंने क्या बताया कि आपको पहाड़े बोलने हैं, 2 छिकी 12, मैंने मान लो 2 6 लिख दिया, लेकिन इनको चाहे मैं जोड़ लो और चाहे घटा लो, मेरे पास कभी भी अक्स के साथ में कौन है, 1 है। हर डिजिट के साथ में सबका मालिक कौन है, 1 है। तो सबके साथ में कौन है, 1 है, यानी सबका मालिक 1 है और वो मालिक सबके साथ में है। तो आपके पास 1 नहीं बचेगा, अगर जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो आगे टेबल करते हैं। आगे टेबल कौन सी आगे, 3 की। 3 का पाड़ा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 चौक 12, यानी 3 और 4। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो चिन्ह हो वो बड़ी के साथ में और इसके साथ में अक्स पक्का लगाना है। ये साइड में करके देख लो एक बार, अगर नहीं आते हैं बाद में आ जाएंगे तब नहीं करना पड़ेगा ये। तो कितना हो गया, 3 और 4। चिन्ह किसका है यहाँ पे, प्लस का। किसके साथ में लगाना है, बड़ी संख्या के साथ में, जो पाड़े में बड़ी संख्या है उसके साथ में। अगर दोनों समान आ जाती है तो किसी को भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया प्लस का 4, प्लस का 4 हो गया। अब देखो प्लस का 4 है, मेरे को तो प्लस का 1 चाहिए, तो मैं अगर इस 4 में से 3 को अगर घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1, यानी इसके आगे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। ये आपका गुणनखंड तैयार। प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो कॉमन उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ वो होता है जिसमें पूरा पूरा उसका भाग जाता हो। तो देखो 4 में 2 का भाग जाता ही जाता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। x है दोनों में तो x भी कॉमन ले लेता हूं। अब यहां पे देखो क्या आएगा, x प्लस 2, क्या आ गया, x प्लस 2, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। यहाँ पे 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी उभयनिष्ठ आ गया। अब इन दोनों में से देखो क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में देखो कौन है, x प्लस 2, इसमें भी कौन है, x प्लस 2। तो मेरे पास कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया x प्लस 2। दूसरा हो गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक हो गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, x बराबर माइनस के 2 और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। क्या लिखना है, द्विघात समीकरणों के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है, कौन कौन से हैं, एक तो -2 और कौन सा है, 3/2 है। मूल क्या है, -2 और 3/2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो बच्चों को सबसे हार्ड लगता है और जो कि सबसे सरल है। देखो √2x², आराम से समझ लेना इसको, प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया गुणनखंड में, पहले बाह्य पदों को गुणा करना है, उसके बाद में देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। अरे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आधा काम ऐसे ही कर देता हूं और ऐसे ही आ जाता है।
तो वही चीज है कि आपके पास क्या है, जब ये चीज बता दी गई कि बाह्य पदों को गुणा करो तो बाह्य पदों को गुणा करते हैं। बाह्य पदों को अगर गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, √2 इंटू 5√2। एक्स स्क्वायर तो देखो साथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये तो याद रखना है। √2 को √2 से करोगे तो कितना आएगा 2। भाई √2 को √2 से करते हो तो कितना आता है 2, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इसके साथ में था, हो गया सिंपल। अब 10 देखो किसके पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में आता है, 2 पंजो 10। देखते हैं अपनी लॉटरी लगती है कि नहीं लगती। अब देखो आपके पास यहाँ पे साइन चिन्ह किसका है, प्लस का। किस संख्या के आगे लगाना है, प्लस का, मतलब बड़ी वाले के। प्लस का हो चाहे माइनस का हो, किसके आगे लगाना है, बड़ी संख्या के। बड़ी संख्या के लगा दिया और ये अक्स लिख दिया, दोनों पे अक्स तो चलेगा ही चलेगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, 7 चाहिए। मेरे पास कितना है, जिसका चिन्ह लगाया वो आपका है, तो आपके पास कितना है 5x है, तो 2 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो 5 और 2 7, यानी दोनों को किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि बेटा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है बहुत, बस थोड़ा सा दिमाग अगर काम करे और अच्छे से पढ़ा दिया गया हो तो कोई हार्ड नहीं है। देखो अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो ले लो आप। कितना कॉमन आ रहा है, x। क्या चाहिए यहाँ पे, √2x बचा प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप कर सकते हो, आपने किया है ये काम। देखो आपने 2 किया, किसको मल्टीप्लाई करके किया था, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया। जब √2 को आपने √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 2, यानी √2 को √2 मल्टीप्लाई करके आप 2 लिख सकते हो। क्या 2 को आप √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, तो वही लिख दो। √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, बेटा अपने आप सही हो जाएगा। अब एक बात और बताऊंगा जो आपको गुणनखंड में ये बताएगी कि आपका गलत है या सही है। 2x प्लस का 5 प्लस √2, तो ये क्या बचा, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब सर वो भी बताओ कि आपके, देखो अगर आपका गुणनखंड सही होगा और 100% अगर आपका गुणनखंड सही होगा तो आपके पास 100% जो ब्रैकेट में आएगा वो समान आएगा। आगे बात समझ में, कि आपका गुणनखंड अगर सही होगा तो इन दोनों ब्रैकेट में जो चीज आती है वो 100% आपकी समान आएगी। अगर एक जैसी आती है आपका 100% वो गुणनखंड सही है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, √2x प्लस का 5, तो ये क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो गया, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू माइनस का 5 बटे √2, 5 बटे माइनस का 5 बटे √2। ठीक है, यहां पे देखो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का √2 आ गया। लिख दो, द्विघात समीकरण के समीकरण के मूल कितने हैं बेटा, एक तो है माइनस का 5 बटे √2 और दूसरा कितना है माइनस का √2 है। कितना है, माइनस √2। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा पार्ट क्या कहता है, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये तो अपोन में आ गया। बेटा अपोन में आ जाए चाहे कहीं से भी आ जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। देखो एक चीज तो है कि आप बाह्य पदों को दोनों को गुणा करके वैसे लिखते हो, एक आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो क्या होता है 1+3 आ जाए तो आप क्या करते हो, उसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम ले लो, 8×3 = 24 + 1/8 बराबर क्या आ जाएगा 25/8। यानी आप क्या करते हो, लघुत्तम लेते हो। बटे में अगर आ जाए तो क्या लेते हो, लघुत्तम लेते हो। यहाँ पर भी मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो कितना आएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1/8 बराबर 0। 8 को अगर इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। तो वज्र गुणा कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। चलो अब बात करते हैं बाह्य पदों को गुणा करते हैं। बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 × 1x², यानी मेरे पास आ जाएगा 16x²। 16 किसकी टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, 2 8 16, लेकिन 8 तो आपको कंप्लीट ही चाहिए, तो 8 में 2 जोड़ दोगे तो भी 8 नहीं बचेगा, 8 में 2 घटा दोगे नहीं बचेगा। 3 के पाड़े में 2 16 नहीं आता, यानी 3 का छोड़ो। उसके बाद में आगे वाला पाड़ा कौन सा है, 4 का, 4 के में आता है 4 लिख देते हैं, 4 और 4 आ गई ना वो बात कि आपके पास अगर समान संख्या आ जाती है तो आप किसी के भी आगे ये चिन्ह लगा सकते हो। तो मैंने इसके साथ लगा दिया माइनस का 4x। अब इसका चिन्ह की बात करते हैं। देखो मेरे पास माइनस का 4 हो गया, अब मेरे को कितना और चाहिए, 4 चाहिए, वो भी किसका चाहिए, माइनस का। तो इसके आगे पे मैं किसका चिन्ह लगा दूंगा, माइनस का। तो मेरे पास हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहां से देखो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, 4x, क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि इसमें 16 में 4 का भाग जाता है तो वही उभयनिष्ठ आ जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x, तो ये क्या बचेगा 4x माइनस का 1। अब ये बात आती है सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4x प्लस का 1 है तो कुछ कॉमन नहीं आता। भाई कॉमन आता है कौन, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पे हमेशा कौन कॉमन आएगा, एक आएगा। तो ये आ गया माइनस का 1, तो मेरे पास क्या बचा 4x माइनस का 1 = 0। देखो माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस अगर इसके अंदर गुणा करोगे ना तो माइनस का 4x और माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। दोनों ब्रैकेट में देखो आपके पास जो भी आया वो समान है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड 100% क्या है, सही है। तो 4x - 1 मैंने गुबेनिस्ट ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा 4x - 1 = 0। दोनों समान बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। दो मूल आ गए। अब देखो एक चीज और बताता हूं, जैसे जैसे याद आती जाएंगे वैसे वैसे कि आपके पास जितनी घात होगी, द्विघात समीकरण होगी, तो द्विघात में अधिकतम कितनी घातें होती हैं, 2। तो उसके मूल भी हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। ये याद रखना है। अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लो कि आपके पास कोई समीकरण दे दिया, द्विघात दे दिया या घनक्यूबा वाला दे दिया, तो आपके पास उसमें जितनी ज्यादा घात होंगी, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन कि एक समीकरण दे दिया, उस समीकरण में बताओ उसके मूल कितने होंगे। मूल उतने ही होंगे जितने उसके ज्यादा से ज्यादा घात होंगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो इसमें अधिकतम मूल कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं a x की क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस का c x प्लस का d = 0, मैं इस समीकरण में पूछना चाहता हूं कि आपके पास मूल कितने होंगे। कितने मूल होंगे, 3, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। देखो क्या दिया है 5th पार्ट में, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 = 0। अगर यह आपको दिया, अब देखो 100 बाह्य पदों को सबसे पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100x²। 100 किसके पाड़े में आता है, सिंपल सी बात है
10 के पहाड़े में 10 दाए 100, यानी दोनों संख्याएं कितनी आ गई 10 और ये भी कितनी आ गई 10। किसका चिन्ह लगाना है माइनस का, दोनों संख्याएं क्या है समान है, किसी को भी लगा दो, मैंने लगा दिया x। अब देखो मेरे को माइनस का 10 मेरे पास है, माइनस का चिन्ह लगा दिया ना, माइनस का 10 मेरे पास है, तो मेरे पास 20 बनाने के लिए कितना कम पड़ा -10, तो इसके भी क्या लगा दूंगा माइनस, बस ये का ये लिख दो। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। तो आपके पास देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 100 में 10 का भाग जाता है, x² में x का भाग जाता है, सॉरी 10x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 10x माइनस का 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया माइनस का 1, पीछे वाला क्वेश्चन है वैसे ये बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 10 है वहां पे क्या था 4 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास इन दोनों में, दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, तो अपना गुणनखंड सही है, दोनों में से उभयनिष्ठ ले लिया 10 - 1, तो मेरे पास बच भी क्या गया 10 - 1 = 0। तो एक हो गया 10x माइनस का 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10। 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए बेटा, कौन कौन से हो गए 1/10 और 1/10 है, ठीक है। ये लाइन आपको 100% लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। कुछ समझ में नहीं आया हो या अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए, वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया था कि सोल्व करना है, हल कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को से। तो देखो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो तो एग्जाम्पल के साथ में ही सोल्व होते हैं। बाकी आपके पास उसमें दिया था कि आपको क्या करना है कि इनको निम्न में हल कीजिए एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्रॉस लगा लो, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं एग्जाम्पल कराऊं तो उसके साथ में एग्जाम्पल ही हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 3 में क्या है, दो संख्या याद कीजिए जिनका योग कितना है 27 है। दो संख्या याद करनी है और जिनका योग कितना है 27 है। आगे बात समझ, यानी ये दो है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। माना एक संख्या कितनी है x है, एक संख्या कितनी है बेटा x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो इसको दो तरह से कर सकता हूं। आपके टीचर ने अगर दूसरा कराया तो आपने दूसरी संख्या को क्या मान सकते हो y मान सकते हो, क्या मान सकते हो y मान सकते हो। लेकिन मैं क्या कि थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाए और नंबर भी ना कटे और टाइम भी बच जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। आपके पास क्या है, कोई a था और एक b था, एक कौन था a था और एक कौन था b था। इन दोनों के पास कितने रुपए थे 27 रुपए। कितने रुपए थे, योग का मतलब यही तो होता है कि दोनों के पास, योग का मतलब क्या हो गया, दोनों के पास कितना था 27 रुपए थे। अब ये कह रहा है कि मैंने a के पास, a ने क्या किया, उसमें से 15 रुपए ले लिए। a ने कितने रुपए लिए 15 रुपए ले लिए। तो आप बताओ b के पास कितने रुपए होंगे, b के पास कितने होंगे 27 माइनस 15, कितने होंगे 27 माइनस 15। तो जो भी आपके पास बचेगा, कितने बचे 12 रुपए, सही है। ऐसे ही देखो इसको भी समझते हैं, a के पास कितने रुपए हैं, ले लिया a ने x रुपए ले लिए। दोनों के पास कितने थे 27 रुपए थे, कितने थे a और b के पास टोटल 27 रुपए हैं। a के पास, a ने उसमें से कितने रुपए ले लिए x रुपए ले लिए, तो b के पास कितने बचे 27 माइनस x, क्योंकि 15 लिए तो माइनस क्या कर दिया मैंने 15 कर दिया, x रुपए ले रहा है तो मैंने माइनस क्या कर दिया x कर दिया। बात समझ में आ गई।
तो देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। क्यों लिखा, समझा दिया। ठीक है, अब क्या करें, और गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 182। एकदम सिंपल तरीके से बेटा। आप तो जिस भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत है मेरे को कमेंट में बताओ, और अभी स्क्रीन पे वैसे भी मैं नंबर दे दूंगा, तो उस पर क्या क्या आप व्हाट्सएप पे भी ये चीज शेयर कर सकते हो मेरे को कि सर ये क्वेश्चन, जब भी आपको, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं और मैम आपके साथ है। आप कभी भी व्हाट्सएप करो, कभी भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको दिक्कत हो आप करो, आपको उसका रिप्लाई सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 182। अब एक बात देखो कि आपके पास दोनों संख्याएं कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। इनका गुणनफल, यानी इनका गुणनफल का मतलब क्या हो गया, इनका क्या करना है, मेरे को गुणा करना है। कर देता हूं x, और ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स गुणा में। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 182। गुणा करता हूं तो कितना आएगा अंदर, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन माइनस से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का हमेशा ध्यान में रखना है। जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक संभावना हो, आप एक्स स्क्वायर को प्लस का रखो। तो देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पे प्लस का कौन है, 182। अब देखो यहां से मैं 27 को उधर ले गया, माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर को ले गया, प्लस का हो गया, तो इधर मेरे पास क्या बचा, 0। भाई यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0। अब इसके गुणनखंड करने। अब बात ये आती है कि सर ये गुणनखंड ही तो होते हैं कि बड़े आ गए। देखो आपको गुणनखंड की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कोई भी करना हो और मैं पढ़ाऊंगा उसमें हर क्वेश्चन में आपको ये चीज समझाऊंगा कि जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो उसके लिए देखो आपके किसके वर्ग याद होना चाहिए, 10 का। 10 का कितना होता है, 100। 20 का कितना होता है, 400। 30 का कितना होता है, 900। 40 का कितना होता है, 1600। 50 का कितना होता है, 2500। भाई 5 पंजो 25, 2 0 लगा दो, स्क्वायर है तो। 60 का कितना होता है, 3600। यानी आपका यहां तक ही है लगभग। तो 10 का वर्ग कितना है, 100। 20 का कितना है, 400। 30 का कितना है, 900। 40 का कितना है, 1600। 50 का कितना है, 2500। 60 का कितना है, 3600। आपको सारे गुणनखंड आ गए 10th क्लास के। कैसे, देखो आपके पास क्या है, गुणनखंड कर रहे हैं तो बाह्य पदों को गुणा तो पक्का ही करेंगे। बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 182 एक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताओ मेरे को, 182 किसके बीच में आता है, इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है कि नहीं आता। ये शॉर्ट ट्रिक अगर कहोगे तो मैं वैसे भी समझा दूंगा, क्वेश्चन में समझा ही रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं वैसे भी मतलब थोड़ा टाइम बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे आप जो भी कैलकुलेशन करो, गुणा भाग जो भी करो फटाफट हो जाए, आपको पेन कॉपी की जरूरत ना पड़े। अब देखो आपके पास 182 100 के बाद में आता है और 400 से पहले आता है, दोनों के वर्ग में देखो आ गया। तो मतलब मेरा जो वर्ग है, जो गुणनखंड है, वो किसके बीच में छिपा हुआ है, 10 और 20 के बीच में। किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में, राइट। अब यहां पे देखो कि आपको कितना है, 27x। क्या चाहिए आपको, 182। क्या चाहिए, 182। 11 से चालू हो जाते हैं, 11 12 कितना होंगे, 2 और 1 3 23। नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले डिजिट को इकाई अंक को गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, दूसरा देखो 12 13। तो 12 13 में पहले इकाई अंक को गुणा करके देखो अपने दिमाग में, बाद में जोड़ना। 3 दूनी 6, जबकि मेरे को तो इकाई अंक कितना चाहिए, 2, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैं आगे चलता हूं, 13 14। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो उसके बाद में ये आ जाएगा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं। ये मैं समझा रहा हूं कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक आए, जिससे आप किसी भी संख्या का गुणा कर सको, जिससे आपको पता रहे कि वो संख्या किसके बीच में है। ठीक है, तो 13 और 14 को करूंगा तो 4 3 12।
4 3 12 हो गया ना। इसका मतलब ये संभावना हो सकती है। अगर ये संभावना हो सकती है तो इसके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक और देखो। अब 13 14 हो गया। अब मेरे पास सर ये भी तो है 17 और 18, 8 नहीं 16 और 17, सॉरी 16 और 17, 7 6 की 42 सर, 2 तो यहाँ पर भी आएगा। तो मेरे को क्या पता चलेगा कि 13 और 14 17 और 16। देखो एक तो सीधा देसी जुगाड़ है कि आप इनको जोड़ के देखो, ये 27 होते हैं, ये 27 नहीं होंगे, ये कितने हैं 33 होंगे, ये कितने होते हैं 27। एक तो ऐसे पता लग जाता है। दूसरा देखो आपको 5 वाला याद होना चाहिए। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 35 का वर्ग कितना होता है 1225, 45 का वर्ग कितना होता है 2025, 55 का वर्ग कितना होता है 3025। सर आपने तो याद कर रखे हैं? नहीं भाई, याद नहीं कर रखे। ये तो आपको 2 मिनट में आपको भी आ सकते हैं। कैसे? देखो आपके पास क्या, मान लो कि आप 15 का निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो 15 का, तो 5 का वर्ग लिख दो, 25 पक्का ही लिख दो। कितना है 25। एक के बाद में कौन सी संख्या आती है 2, एक को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, यानी 15 का वर्ग कितना होगा 225। पहले मैं ये थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूं। 225 देखो 182 से छोटा है, यानी आपके पास 15 से जो छोटी संख्या है वही आपका क्या होगा गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे देखो 225, अगर 25 की बात करूं मैं, 25 की बात करूं तो 5 का कितना हो जाएगा 25। 2 के बाद में कौन सी संख्या है 3, तो 2 3 6, कितना आ गया 625। आगे बात करते हैं। जैसे मैं नॉर्मल समझाता हूं 45 का, किसका निकालना आपको 45 का वर्ग करना है, तो क्या आ गया 5 पंजो 25। 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है 5, 4 के बाद में कौन सी आती है 5, 4 पंजो 20, तो 45 का वर्ग कितना हो गया 20 25। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये किसके पास में होगा गुणनखंड। हर जुगाड़ होता है इनका, ठीक है। अब तीसरा, अगर मान लो कि मैं निकाल रहा हूं सर 95 का, बताओ कितने का बताऊं 95 का, तो कोई बड़ी बात नहीं। 95 5 पंजो 25, 9 के बाद में कौन आता है 10, 9 के बाद में कौन आता है 10, तो 10 निमा 90, यानी 95 का वर्ग कितना हो गया 90 25, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट। तो ऐसे आप क्या करोगे 10 और 20 से यहां तक याद करके ये पता करोगे कि किसके बीच में, फिर 2 संख्याएं बनेंगी हमेशा गुणनखंड में, तो इससे पता लगा लोगे बीच वाली से कि कौन सी से बन रहा है वो। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ x², क्या बना यहाँ पे 13 और 14, बड़े के आगे क्या लगाना है माइनस का, यानी माइनस का 14x। अब देखो माइनस का 14x, लेकिन माइनस का तो मेरे को कितना चाहिए 27 का, यानी दूसरी संख्या भी मेरे को किसके चाहिए माइनस की, तो माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ पे देखो x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 14। सर अब दिक्कत ये आती है कि इसमें से कॉमन कैसे निकालूं। बेटा आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि कॉमन क्या आएगा, आपको तो ये देखना है कि इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या बचा अक्स बचा, तो इस अक्स को अकेला कर दो। इसके साथ में कौन है 13 है, 13 ही कॉमन ले लो, माइनस तो आएगा ही आएगा, 13 कॉमन आ गया। आप ऐसे के ऐसे लिख देना, नो प्रॉब्लम है, आ गया आपके पास। अब देखो आपके पास इसमें से कॉमन क्या रहा है x माइनस 14, और ये क्या रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। देखो अब आपके पास क्या आ गया x माइनस 14 बराबर 0, दूसरा आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x बराबर 14 और एक आ गया x बराबर 13। ये याद कर लेना किसी का भी, लेकिन ये बेटा आपके पास 105 तक आगे के भी मैं समझा दूंगा, लेकिन वहां तक आप कर सकते हो, बाकी आपके 95 से ऊपर नहीं है 10वीं क्लास में। तो अगर मान लो 85 की बात करें, 85 का स्क्वायर, तो आप बिना देखे बता सकते हो, बिना पेन के। 5 में जो 25 और 8 के बाद में कौन आता है 9, 8 निमा 72, यानी 72 25 आएगा इसका वर्ग, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो संख्या आगे, तो पहली एक संख्या क्या होगी, एक संख्या जो हमने मानी थी, एक संख्या x बराबर कितनी हो गई 13,
छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13, यानी कितनी आएगी 14। तो पहली संख्या कितनी है 13 है, दूसरी संख्या कितनी है 14 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? नहीं आया? देखो आपकी कोई फीस नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, अच्छे से अच्छी एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट्स करोगे तो और भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आपको मैथ की कैलकुलेशन सिखाएंगे कि शॉर्ट में आप कभी भी, मेरे को अभी टाइम मिलेगा उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको गुणनखंड कैसे करना है, कैसे ढूंढना, बड़े से बड़ा गुणनखंड आ जाए तो विदाउट कॉपी पेन के कैसे करोगे, किसी का स्क्वायर करना है तो विदाउट कॉपी पेन के कैसे करोगे, तो वो सब होगा। तो आप तो क्या करो, बस सबको बताओ और आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो, और आगे भी उनको कहो कि सब्सक्राइब करें, वो भी शेयर करें। और आपको अच्छे से अच्छे कंपटीशन की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी इस पर, तो आपको कंपटीशन के में जो शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ाते हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। तो आप लाइक और कमेंट्स कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, वही गुणनखंड वाली बात आएगी बेटा इसमें, लेकिन हम तो डरते थोड़ी हैं इससे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए। सबसे पहले होता है कि ये क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब ये होता है बेटा लगातार। क्रमागत क्या होता है, लगातार, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब छोटी सी एक बात याद करते हैं। देखो आप गिनती लिखते हो, पहले मैं लगातार समझाता हूं कि क्रमागत धनात्मक क्या होता है। धनात्मक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो 1 2 4 5 6, जीरो भी इसमें काउंट कर सकते हो आप, लेकिन हमें तो जीरो की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा समझा रहा हूं। देखो ये क्या है 1 2 3 4 क्रमागत ही है ना, लगातार संख्या है। तो इनको अपनी मैथमेटिक्स में भाषा में कैसे लिखें, जैसे मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिखें। तो देखो मान लो कि पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी क्या आएगी बेटा x + 1, यानी एक जोड़ते जाओ x + 2 x + 3, मतलब जो भी संख्या निकालनी है आपको, पहली संख्या 1 रखोगे 1, दूसरी में 1 रखोगे 2, 1 रखोगे 3, 1 रखोगे 4, यानी आपके पास क्रमागत, यानी क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी x + 1 x + 2 और x + 3। तो मैं मान लेता हूं, माना प्रथम क्रमागत संख्या तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी x + 1। क्रमागत समझ में आ गई, लगातार समझ में आ गई, क्यों मानी मैंने वो भी आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट या बात नहीं रहेगी जो आपको क्वेश्चन वीडियो में ना बताई जाए। ठीक है, हर मतलब बारीकी से डीपली एकदम छोटी छोटी चीजें आपको इसमें समझाई जाएंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके 99+ आए। ठीक है, टारगेट अपना 99+ का है, 85 80 90 ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, जब इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो आने ही चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है, दोनों संख्याएं क्रमागत होगी, मैंने मान ली। ठीक है, अब देखो जिनके वर्गों का योग यह हो गया, मान लो कि x है तो x², वर्ग यही तो होता है, दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365। तो देखो कितना है 365, दोनों के वर्ग, देखो इसका भी वर्ग कर दिया और दोनों के वर्गों का संख्या एक दोनों क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 365। खोल देते हैं x²। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² प्लस का 2ab। तो a की जगह कौन है आपके पास x है और b की जगह कौन है 1 है, यानी x² प्लस का 1 प्लस का 2x इंटू 1। तो a + b का होल स्क्वायर से खोलूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा x² + 1 + 2x = 365।
देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितना आ गया 2x²। ये कितना है 2x प्लस का 2x प्लस का 1 = 365। 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण पूरे में से 2 आपका कॉमन आ रहा है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए 2 क्या आ जाएगा आपका उभयनिष्ठ आ जाएगा। अगर पूरी में से आता हो तो आप उभयनिष्ठ ले लिया करो, जिससे आपका गुणनखंड और छोटा हो जाएगा। और देखना क्या फायदा होता है इसमें। 2 अगर मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। क्या ये क्वेश्चन किया है कहीं पे आपने? जस्ट पीछे यही तो किया था, जस्ट पीछे यही तो किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखना क्या है। 2 अगर इसके पास 0 के पास जाएगा, अपॉन में 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² प्लस का x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो पीछे हमने गुणनखंड किए थे, क्या आया था 13 और 14, वही 10 के और 20 के बीच में है, तो मेरा गुणनखंड आ गया 14 और 13। ये चिन्ह किसके आगे लगाना है? जो संख्या बड़ी है प्लस x तो लगाना ही लगाना है। अब देखो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए? सिर्फ एक x चाहिए, जबकि मेरे पास कितने हैं 14 x है। मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए? सिर्फ एक x चाहिए, जबकि मेरे पास कितने हैं 14 x है। अगर उसमें से मैं 13 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? एक x, और मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो देखो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो क्या आ गया x प्लस 14 माइनस वही बताया था कॉमन अकेला x है, तो यहाँ पे अकेला x छोड़ दो, जो है वो पूरा कॉमन ले लो, तो माइनस का 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो आपके पास क्या कॉमन आ गया? x प्लस 14, दूसरा क्या आ गया x माइनस 13 = 0। यहाँ पे क्या है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 14। देखो उसमें भी 13 और 14 आए थे, इसमें 13 और माइनस का 14 आ गया। अब इसमें एक चीज है कि इसमें से आप बताओ कि कौन सी संख्या मैं यूज करूं। भाई दोनों संख्या से निकालूंगा, क्योंकि उसमें भी तो क्या किया था, नहीं, मैं सिर्फ एक ही संख्या लूंगा। थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने क्या कहा है कि वो कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आपको काम में नहीं लेना है। तो सिर्फ कौन सी संख्या काम में आएगी? 13। तो प्रथम क्रमांक संख्या कौन सी हो जाएगी? कितनी आ जाएगी? 13। क्यों ली? मैंने बता दिया, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है वो क्वेश्चन में। क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक बोला है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, तो मेरे को ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरी क्रमांक संख्या क्या आएगी? 13 प्लस 1 यानी कितनी आ जाएगी? 14। सर 14 या, लेकिन यहाँ पे क्या था -14 था और ऋणात्मक था, इसलिए मैंने क्या नहीं लिया, इसको काम में नहीं लिया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 में से 99% इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ये वो क्वेश्चन है जो ये समझो कि छपने वाला क्वेश्चन है, छप गया, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा में आए चाहे वार्षिक में आए, एक बार पक्का आएगा ये। चाहे किस में आए, अर्धवार्षिक में आए चाहे किस में आए, वार्षिक में आए, एक बार जरूर आता है। और इसमें से ये तीनों जो क्वेश्चन कराए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, मैं खुद डालूंगा, खुद समझाऊंगा, वो वीडियो आएंगे। आप तो बस अब एक्टिव हो जाओ, बहुत मजे कर लिए। और नवंबर देखो पूरा चला गया, और 99 पार अगर करना है तो जगना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से किसको काम में ले रहा है? वो समकोण त्रिभुज को। किसको काम में ले रहा है? समकोण त्रिभुज को। चलो बना लेते हैं। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज A, B और C। ये कौन है बेटा? इसमें आधार है। ये कौन है? लंब है। और ये कौन है? कर्ण है।
देखो मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, मैंने जहां तक पढ़ा वहां तक बता दिया। एक समकोण त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज बता दिया, तीनों भुजाएं बता दी कौन कौन सी भुजाएं हैं। अब आगे देखता हूं कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई। कौन कम है? ऊंचाई। तो मैं क्या मान लूं? क्या नहीं दिया? ऊंचाई तो मेरे को दी है उसने, कह रहा है कि आधार से क्या है? कम है। देखो आपको जो चीज बोली गई है वो कभी मत मानना। क्या मानना? दूसरी मानना। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन की खास विशेषता यह है कि अगर आप मान भी लेते हो तो भी आपका आंसर सही आ जाता है। अगर आप ऊंचाई को अक्स मान लेते हो फिर भी आपका आंसर क्या आ जाता है? सही आ जाता है। लेकिन वो एग्जामिनर क्या करता है? उस क्वेश्चन का आंसर को गलत कर देता है। तो आपको क्या दे रखा है? त्रिभुज की ऊंचाई। क्या कह रहा है? त्रिभुज की ऊंचाई है ना वो आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को क्या नहीं पता है? मेरे को आधार नहीं पता है इसका। ऊंचाई का तो पता है कि आधार पता चल जाएगा तो उससे 7 सेंटीमीटर कम लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। तो लिखता हूं माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बेटा? x है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और यदि इसका कर्ण कितना है? कर्ण उसने दिया है कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये लिखना बेटा, यूनिट पक्की लिखना, मैं भूल भी जाऊं तो ये याद रखना बेटा, छोटी छोटी चीजें। तो ये हमने कितना माना है? x। तो ये कितना आ गई? x माइनस 7। और ये कितनी है? 13 है। अब देखो समकोण त्रिभुज ABC से ABC में देखो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? आधार की। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? x स्क्वायर प्लस लंब कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ऊपर कर देता हूं। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको किससे करेंगे? a माइनस बी। a माइनस बी की सूत्र क्या होता है? आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह है मेरे पास x, b की जगह है मेरे पास माइनस का 7। लिखता हूं x स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर करोगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 49 माइनस 2 गुना x गुना माइनस का 7 है। तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x। लिख देता हूं। तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, यहां पे समझा दिया क्यों आया 14। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। ये देखो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 169 इक्वल टू 0। क्योंकि 169 उधर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 0 बचा। क्या बचा? 0। तो मैंने एक बराबर में क्या लिख दिया? 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 40 60 9 120 बराबर 0। अब देखो इसमें से सारों में से 2 क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है, मैंने बताया था। और 2 0 के नीचे जाएगा उस क्वेश्चन की तरह। तो क्या बचेगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 किस किस की टेबल में आता है? 10 की टेबल है। 10 छिक्की 60, लेकिन 10 छिक्की 60, 10 में से 6 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 4। 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। यानी ये तो परफेक्ट नहीं है। 11 के में आता ही नहीं है। 12 12 पंजो 60। 12 में 5 घटाओगे 12 और कितना हो गया? 5। 12 में 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7। 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 17। तो मतलब मेरे को कौन सा लेना है? ये लेना है। तो गुणनखंड आ गए समझ में? मतलब दोनों संख्या ले लो और जोड़ लो, एक जगह जोड़ लो और एक जगह क्या करो? घटा लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया x माइनस 12, दूसरा आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 5। माइनस 5 हम काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है एक दूरी है और दूरी कभी भी क्या नहीं होती माइनस में नहीं होती। क्या कभी आपने देखा कि मेरी और मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है? अगर मेरे को कोई पूछेगा कि आपकी दूरी कितनी है घर से स्कूल की, तो मैं कहूँगा 1 किलोमीटर है। क्या मैंने कभी आप ये कहते हो कि मेरी घर की दूरी माइनस 1 किलोमीटर है? नहीं कहते ना। इसका मतलब दूरी, क्षेत्रफल और आयतन कभी भी क्या नहीं होते माइनस में नहीं होते। तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो आधार कितना हो गया, आधार x बराबर कितना हो गया 12। ऊंचाई क्या थी बेटा, ऊंचाई आपके पास थी, क्या लिखा था x माइनस 7, यानी आपके पास आ गया 12 माइनस 7, यानी आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना बेटा इसको। ये समझो कि ये छपने वाला क्वेश्चन है। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप कमेंट कीजिए। जो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है वही एक्सरसाइज मैं पहले पढ़ाऊंगा, बाकी मैं अपने इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से देता रहूंगा, उन पे आप प्रैक्टिस करते रहो। और आपको जिस भी एक्सरसाइज में दिक्कत है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 6.2 मैंने डाल दी है, तो जैसे वर्थ है 10.2 में, उसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे 9 की प्रश्नावली है, जैसे 8 की त्रिकोणमिति है, जो आप कहोगे मैं पहले वही कराऊंगा, उसी के क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कमेंट में बताइए, किसमें बताना आपको, कमेंट में बताना है। चलो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करता है। यहां पे कितने करता है पता नहीं, माना एक दिन में निश्चित संख्या में बर्तनों का उत्पादन कितना है बेटा, x है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन का लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी है बेटा। ये कह रहा है कि आपको यहां से पढ़ते चलना है कि उत्पादन की लागत उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है, संख्या आपके पास x, उस दिन कितनी संख्या का उत्पादन हुआ x संख्या का, के दुगने से 3 अधिक हो तो प्लस कर देना, कम हो तो माइनस का चिन्ह लगा देना। आगे समझ में। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के दुगने 2 से गुणा कर दिया, दुगना क्या होता है 2 होता है, के दुगने से 3 अधिक है, अधिक थी तो क्या कर दिया +3 कर दिया। ओके, यदि उस दिन उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन की कुल लागत कितने रुपए बेटा, 90 रुपए। कितने रुपए हैं 90 रुपए। उत्पादन की कुल लागत कितनी है 90 रुपए। अब देखो कुल लागत कैसे निकलती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो आगे करेंगे आंसर भी आ जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कुल लागत निकलती कैसे। देखो कुल लागत क्या होती है, मान लो कि आपने एक आदमी को 50 रुपए दिए, कुल कितने रुपए दिए 50 रुपए दे दिए। किस चीज के दिए, कि आपने 5 पेन लिए और एक पेन का कितना रुपया है 10 रुपए। आपने कितने पेन लिए 5, एक पेन का कितना रुपए है 10, आप उसको कितने रुपए दे चुके हो 50। कैसे पता चला कि 50 बनेंगे, सर हमने गुणा कर दिया, क्या कर दिया हमने
गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गई आपकी कुल लागत। ये क्या आ गई आपकी बेटा कुल लागत। कुल लागत क्या होती है, वस्तुओं की संख्या गुणा, देखो ये फॉर्मूला नहीं है कुल लागत का, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ही बता रहा हूं कि हर चीज को डीपली, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कुल लागत क्या होती है, वस्तुओं की संख्या गुणा वस्तु का मूल्य, वस्तुओं की संख्या गुणा वस्तुओं का मूल्य, यानी कितनी वस्तुएं ली और एक वस्तु का कितना है, अगर उन दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगी। तो ये देखो वस्तु कितनी है, पेन कितने थे 5, यहाँ पे कितने हैं x, क्या निकाल के देना है, तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की क्या निकाल के देनी है संख्या, तो कुल लागत अगर निकालनी तो क्या आ जाएगा x इंटू 2x प्लस का 3 इक्वल टू 90, गुणा कर दिया मैंने, गुणा ही किया है ना यहाँ पर भी, वस्तु की संख्या गुणा वस्तुओं का मूल्य हो गया, अंदर गुणा कर दो 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0, 90 को बाह्य पदों को गुणा करो, 90 दूनी 180, कितना आया 180। 180 की अगर बात करें, 180 किसके बीच में आता है, 10 के वर्ग और 20 के वर्ग के बीच में आता है ना। अब मेरे को बीच में कितना अंतर चाहिए, 3 संख्या का, कितना अंतर चाहिए 3 संख्या का, चलता हूं, देखो इसको अगर गुणा किया तो आपके पास कितना आया था 180, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए उसका 0। मैं बात करता हूं 11 की, 10 से बड़े होगी 11 गुणा 11 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, क्योंकि अंतर कितने का चाहिए 3 का। बार बार प्रैक्टिस करोगे आपके गुणनखंड एक नंबर, मतलब आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है। 11 14 इकाई अंक को गुणा करो, 4 एकम 4, 4 तो मेरे को चाहिए नहीं, कैंसिल, 12 प्लस 3 यानी 12 और 15, 3 का अंतर है ना बीच में, जो अंतर हो उतनी संख्या आगे जोड़ते जाओ, तो 5 दूनी 10, यानी आपके पास इसके गुणनखंड कितने हो गए 12 15। सही है कि नहीं है, क्योंकि 15 का तो मेरे को पता ही है, 15 का वर्ग कितना होता है 5 5 और 25, और 1 के बाद में संख्या क्या आती है 2, यानी इससे छोटा है तो यही संख्या आएगी, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2x प्लस का 15 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे 12 है और मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए 2, तो कितने से भाग करो कि यहाँ पे 2 बच जाए, 6 से, वही कॉमन लिख दो, 6 कॉमन लिख दिया तो क्या आ गया 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर आ गया माइनस का 15/2। दूसरा देखो क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब सर इसमें कौन सा लेंगे, देखो बेटा कभी भी पैसे क्या होते हैं माइनस में नहीं होते, या तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो किस में होते हैं प्लस में ही होते हैं, या तो हमारे पास क्या होता है पैसे होते ही नहीं है, और अगर पैसे होते हैं तो वो किस में होते हैं प्लस में होते हैं। तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी बर्तनों की संख्या, बर्तन माने थे ना, तो संख्या भी क्या होगी, पैसे की बात करें तो पैसे की हो जाएगी, अगर बर्तनों की संख्या करें तो बर्तनों की संख्या माइनस, भाई मेरे पास माइनस की 2 थालियां हैं, मेरे पास माइनस की 2 चाबी, सॉरी चम्मच है, माइनस 2 चम्मच है, मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास कितने चम्मच हैं, तो आप क्या कहोगे माइनस 2 चम्मच है, नहीं होता ना। तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई बेटा x बराबर 6, और लागत कितनी आ गई, लागत की बात करें तो देखो क्या है 2x प्लस का 3, यानी 2x प्लस का 3 है, तो x की वैल्यू रख दूंगा 2 गुणा 6 प्लस का 3, यानी मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 3, यानी कितने रुपए आ गए बेटा 15 रुपए। यही आपका आंसर है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको पूरा समझ में आ गया और आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स में शेयर कीजिए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, और सब अपने साथ वालों को बताइए, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स अपने फ्रेंड्स को बताइए, कि जो लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना चैनल से ज़्यादा बच्चे जो अपने एक ट्यूशन नहीं कर पाते, जिनके ट्यूशन करने के लिए क्या है कि
पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, मम्मी पापा मजबूरियाँ होती हैं नहीं करा पाते, लेकिन उनको करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथ का ही ट्यूशन करते हैं जो हम उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई ट्यूशन या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, बस आप इस पे कमेंट्स करके बताइए कि हमें ये चैप्टर नहीं आता, हम वही चैप्टर अपलोड कर देंगे, साइंस का हो चाहे मैथ का हो। इंग्लिश की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर नहीं मिल रहे, तो वो भी अगर सर पॉसिबल कर पाए तो आपके इंग्लिश की ग्रामर पूरी करवाएंगे। ओके, थैंक यू।